नमस्कार, द वायर हिंदी के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं अमित सिंह, हमारे साथ द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे। उसके बाद बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल द्वारा दिला दी गई थी। इसके खिलाफ कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। उसने कल तक का टाइम, कल शाम 4 बजे का वक्त दिया है बीएस येदियुरप्पा को अपना फ्लोर टेस्ट करने के लिए, अपना शक्ति परीक्षण करके अपना बहुमत साबित करने के लिए। अब हम सिद्धार्थ, मेरा पहला सवाल ये है कि अब इसके बाद क्या क्या होगा, मतलब इस फैसले के बाद कर्नाटक में आगे क्या होगा? कैसे प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाएगा? क्या शपथ दिलाई जाएगी? क्या क्या पूरी प्रक्रिया है? हम प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे जो अहम बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 बजे का समय तय किया है। जो बात गवर्नर साहब ने, जिसके लिए 15 दिन की मियाद गवर्नर साहब ने येदियुरप्पा को दिया, वो अब बहुत ही जल्दी होने वाला है। और नोट करने वाली 2 बातें हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सुनाया जा रहा था तो यूनियन ऑफ इंडिया के जानिब से जो अटॉर्नी जनरल हैं वेणुगोपाल साहब, उन्होंने 2 वहाँ पे मांगे एक तरह से, या दो रिक्वेस्ट पेश की। सबसे पहले कि ये वक्त बहुत कम है और टाइम दिया जाए, और दूसरा कि क्या ये बैलेट जो है एमएलएस का सीक्रेट बैलेट हो सकता है कि नहीं। दोनों जो रिक्वेस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। और मुझे लगता है कि बहुत ही एक लॉजिकल तरीके से ये फैसला सुनाया गया है, क्योंकि सबसे पहले हर कोई जानता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या पार्लियामेंट या असेंबली में कोई भी वोट अगर हो तो सिवाय वोट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मुझे लगता है कि तकरीबन सारे जो वोट्स होते हैं लेजिस्लेटर्स के, उसमें पार्टी विप लागू होता है। और पार्टी हाईकमांड के आदेश के अनुसार अगर आप एक चुनिंदा, एक नुमाइंदे हैं, तो आपको उस वोट के आधार, उस फैसले के आधार पे आपको वोट डालना। आपको कोई इसमें आपकी राय जो है वो एकदम इरेलेवेंट है। तो सीक्रेट बैलेट अगर होता तो मतलब कि हर एमएलए को एक तरह से आज़ादी मिलती कि वो अपने विवेक के अनुसार वो वोट दे सकते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो कि खरीद फरोख्त उनका हो सकता था और किसी को पता भी नहीं चलता कि किसने कहाँ वोट डाला। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक ये अच्छा फैसला सुनाया, ये खारिज करते हुए कि भाई सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, ये ओपन बैलेट होगा, ताकि कांग्रेस। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रोटेम स्पीकर तय करेंगे कि मतदान किस तरीके से। नहीं, देखिए, इसमें वेणुगोपाल साहब ने सीक्रेट बैलेट मांगा, कोर्ट ने कहा कि नहीं, ठीक है। अब रिवायत के या ट्रेडिशन के मुताबिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सीक्रेट बैलेट कभी होता नहीं है। प्रोटेम स्पीकर, मुझे लगता है कि हर वैसे सूबे में अलग अलग एक तरह से सिस्टम होता है, लेकिन सबसे जो ओल्डेस्ट लेजिस्लेटर, जो सबसे लंबे अरसे से एमएलए रहा है, शायद चयन उनका होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ओपन बैलेट एक होना चाहिए। आज साफ जाहिर हो गया कि जो दलीलें बीजेपी की थीं कि भाई हमारे पास एक मेजॉरिटी है, हमारे पास 112-113 लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये भी एक कोशिश की गई थी येदियुरप्पा साहब के ज़रिए कि एक एंग्लो इंडियन एमएलए को नॉमिनेट किया जाए। मतलब ये डेस्परेशन का आलम देखिए कि किसी न किसी तरीके से सीक्रेट बैलेट, खरीद फरोख्त, टाइम दीजिए, मतलब कि एक ना एक बहाना जो है वो बीजेपी की ओर से पेश किया गया, ये साबित करने के लिए कि भाई हमको वक्त दीजिए, हमको अपने तौर तरीके से एक मेजॉरिटी असेंबल करने का मौका दीजिए। और कोर्ट ने, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये तय कर लिया है, पहचान लिया कि येदियुरप्पा साहब भले ही चीफ मिनिस्टर हो, और उनके स्वेयरिंग इन में कोर्ट ने परसों नहीं, कल जो है, जो अर्ली मॉर्निंग जो सुनवाई हुई थी, उसमें दखलंदाजी करने पे कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि नहीं, गवर्नर का अपना फैसला, उस पर हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन गवर्नर के फैसले के बाद जिस तरह से सिस्टम चलेगा उस पर डेफिनेटली कोर्ट का रोल है। तो डेट ऑफ कॉन्फिडेंस वोट का एडवांस करना, जैसे गोवा में पिछले साल कोर्ट ने फैसला किया था कि भाई 10 days 2 weeks इज़ टू लॉन्ग, उस बीच में खरीद फरोख्त, सूटकेसेस की जो राजनीति है, उसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मुझे लगता है कि कोर्ट ने इस बात को पहचाना, इसलिए ये तय किया कि भाई आप सीएम हैं, नंबर हैं या नहीं आपके पास, अगर हैं तो आप साबित करो। इसके लिए वक्त की क्या ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर आप जेडीएस या कांग्रेस के नुमाइंदों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा।
इसीलिए मुझे लगता है कि कोर्ट का फैसला सही फैसला है। अच्छा, अगर कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातों की चर्चा करें तो सबसे पहला कि कल कोर्ट ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट कल ही करना है जी। दूसरा, येदियुरप्पा को किसी भी नीतिगत फैसले के लिए उसने रोक लगा दी है जी। तीसरा ये कि जो आप कह रहे थे कि आप ये नहीं कर सकते कि अपने विधायकों को मतलब, अच्छा इसमें एक चीज़ और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के विधायक जो हैं वो बाहर हैं, जो बीजेपी ने एक तर्क दिया था और इसलिए समय कम है, तो इसमें कैसे होगा कि ये इसको कोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया? देखिए, मतलब वक्त आने पे हर कोई एमएलए वहाँ पे आ जाएगा। अगर कांग्रेस के एमएलए बाहर हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये उनको, ताकि बीजेपी उन पर शिकार न करे, उनको खरीदे ना। लेकिन अब जो तय हो गया है, कांग्रेस की भी मांग थी कि जल्दी से इसको प्रीपोन किया जाए, तो अब मुझे लगता है कि सही वक्त पे 4 बजे हर कोई वहाँ पे जो चुनिंदा जो विधायक है वहाँ पे शामिल होगा। अच्छा, एंग्लो इंडियन की मांग को उन्होंने खारिज कर दी है कि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं येदियुरप्पा जी। तो अब इसके बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी सर? मतलब देखिए, सीधी सी बात है कि वोट होगा 4 बजे। तो इसके पहले विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि बगैर शपथ दिलाए जो है वो एमएलए नहीं कहलाएंगे, तो शपथ तो लेंगे। वहाँ पे वोट होगा, और वोट में अगर येदियुरप्पा साहब हार जाते, अगर हर कोई एमएलए अपने पार्टी विप के अनुसार वोट डालता है, तो एक ओर पे 104 हैं जो बीजेपी की संख्या है, दूसरी ओर पे जो है 178 और 37 115 प्लस बीएसपी का 116। बीएसपी की बात छोड़िए, मतलब जेडीएस और कांग्रेस जो है कुल मिला के 115 हैं। वो उनके जो पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी है, असेंबली पार्टी है, वो विप इशू करेगा, आदेश इशू करेगा कि हर कोई एमएलए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के खिलाफ वोट करेगा। अगर कोई भी एमएलए उस विप को वायलेट करता है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट के आधार पे या कोई भी वजह हो, अगर कोई एमएलए कांग्रेस और जेडीएस कैंप से निकल के अलग येदियुरप्पा के पक्ष में वोट डालता है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, जो शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के 10वें शेड्यूल के मुताबिक वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा, तो कल ये 4 बजे तक संभव हो पाएगा? क्योंकि पहले राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे, फिर प्रोटेम स्पीकर करीबन 200-250 विधायकों को शपथ दिलाएंगे, 222 जी, और इसके बाद फिर फ्लोर टेस्ट पे जाएंगे सारे लोग। जब कोर्ट ने कहा है कि 4 बजे फ्लोर टेस्ट होगा, तो मुझे लगता है कि तमाम जो उससे पहले जो प्रक्रिया होनी चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, वो 4 बजे से पहले हो जाएंगी। सवेरे जो है कन्वीनिंग हो के, मतलब कि या 4 नहीं तो 5, 5:30, 6, मतलब आर या पार जो है कल शाम तक होने वाला है। इसमें अब कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कल शाम तक की अगर हम 3 स्थितियां पूछें कि क्या क्या हो सकती हैं, कि बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या कांग्रेस जेडीएस सरकार बना सकती है, या क्या हो सकता है इसके अलावा? क्या देखिए, सबसे जो है मतलब 2 विकल्प बहुत नीट और क्लीन साफ विकल्प हैं। एक तो येदियुरप्पा साहब हार जाते हैं, अगर वो हार जाते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और फिर राज्यपाल कुमारस्वामी साहब को स्वेरन करेंगे, उनको निमंत्रण देंगे कि आप आके स्वेरन कीजिए। उस दौरान येदियुरप्पा साहब केयरटेकर सीएम रहेंगे, जाहिर है, क्योंकि वो ऑलरेडी सीएम बन चुके हैं। तो कल शाम अगर येदियुरप्पा साहब हार जाते हैं तो वो इस्तीफा देंगे, ही विल बी अपॉइंटेड एज केयरटेकर सीएम, और जब तक कुमारस्वामी को शपथ नहीं दिलाया जाता, और फिर उनको अपना वोट, तब तक येदियुरप्पा साहब मतलब शपथ, कुमारस्वामी की शपथ लेने तक येदियुरप्पा साहब केयरटेकर सीएम रहेंगे। ये विकल्प नंबर 1 है। विकल्प नंबर 3 वो ये है कि येदियुरप्पा साहब जो है वो, सॉरी, विकल्प नंबर 2 कि येदियुरप्पा साहब जीत जाते हैं। जीतेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस परिस्थिति में कि कांग्रेस और या तो कांग्रेस से या जेडीएस से या दोनों पार्टी में से 8 या 9 विधायक पार्टी विप के उल्लंघन करते हुए येदियुरप्पा के पक्ष में वोट डालते हैं। उनकी शनाख्त फौरी तौर पे मालूम हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि ये ओपन वोटिंग है। तो फिर सवाल उठता है कि डिस्क्वालिफिकेशन इनका तय है। हो सकता है कि वो लोग कोर्ट जाएं कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन रोकने के लिए, अच्छा मान लो कि डिस्क्वालीफाई अगर हो भी जाएं फौरी तौर पे, तो और अगर हम ये मान के चलें कि 10 लोगों ने उनके पक्ष में वोट डाला है, तो 10 लोग अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएं तो असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो 222 से घट के 212 तक आ जाएगी। 212 में
104 फिर भी जो है कम है, क्योंकि मेजॉरिटी 212 में 206 आपको चाहिए होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएं और कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता तो फिर येडियुरप्पा साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा, इवन इफ ही विन्स द वोट। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो जीत जाएं तो अलग अलग किस्म के कानूनी दावपेच देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि फौरी तौर पर येडियुरप्पा साहब हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। ऐसे बहुत सारी मिसालें उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा 10-15 साल पहले जब बहुजन समाज पार्टी को तोड़ा गया बीजेपी की जानिब से और जनतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी बनाया, जब जगदम्बिका पाल जो है सीएम थे, तो उस टाइम में जो है वो असेंबली स्पीकर ने भी थोड़ी सी पक्षपात जो है उनका व्यवहार रहा और फाइनली मामला कोर्ट में चला गया। तो हो सकता है कि लीगल एक प्रोसीजर शुरू हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ऐसा भी है कि आज के फैसले के बाद भी और कल अगर वो वोट हार जाते हैं या अगर एमएलएज को के खरीद फरोख्त के आधार पे येडियुरप्पा जीत जाते हैं तो मुझे लगता है कि चलिए एक टैक्टिकल जीत आपकी हो गई बीजेपी की, लेकिन जनता के दरबार में ये बहुत एक ख़राब एक छवि जो है बीजेपी का बन जाएगा कि भाई किसी भी कीमत पे आप सत्ता में रहना चाहते हैं। आप जो मोदी साहब जो न खाने दूंगा ना खाऊंगा, मतलब ऐसा तर्क देते थे, कहते थे भाई बीजेपी एक पार्टी विद डिफरेंस है। अगर आपका व्यवहार वही है जो कांग्रेस का पुराने ज़माने में रहा तो फिर लोग आपको पसंद क्यों करेंगे। मुझे लगता है ये भी एक मॉरल सवाल जो है बीजेपी के सामने खड़ा हो जाएगा और फिर बीजेपी को फैसला करना पड़ेगा कि भाई चलो ये हार गए इस वोट को और लंबा कितना हम खींचना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आगे जाके एक बड़े पैमाने पे सियासी नुकसान भी झेलना पड़े बीजेपी को। अच्छा, इस कर्नाटक का जो पूरा घटनाक्रम चला इसमें आप सुप्रीम कोर्ट के जो अदालती का मतलब फैसले आए उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब सबसे पहले तो मैं दाद देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जहाँ पे आधी रात को भी उनके दरवाजे पे दस्तक दिया जा सकता है। 12 बजे के आसपास जब कांग्रेस पार्टी की याचिका तैयार की गई तो रजिस्ट्रार जनरल ने उसको स्क्रूटनाइज किया और फिर जो है वो मंजूरी दे के चीफ जस्टिस को उठाया गया। चीफ जस्टिस ने उस पिटिशन पे गौर फरमाते हुए एक बेंच का गठन किया, जजेस को बाकायदा उठाया गया। वो आमतौर पे अगर लेट नाइट सुनवाई होती है तो अक्सर जो है जज अपने घर को एक अदालत बना देते, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए और मुझे लगता है कि एक औपचारिकता की जो एक रिक्वायरमेंट उनको लगा तो कचहरी को सुप्रीम कोर्ट को खोला गया, कोर्ट नंबर 6 को खोला गया। 3 जज वहाँ पे उपस्थित हुए, वहाँ पे सुनवाई हम लोग देर रात तक जागे रहे, 3-4 घंटे जो है बहस चली। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अब पिछले 5-6 साल, पिछले 5-7 महीनों में जहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ रहा और उस पर अलग अलग किस्म की टिप्पणियां की गई, तो ये एक बहुत अच्छा एक मौका सुप्रीम कोर्ट को मिला अपने एक तरह से क्रेडेंशियल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। और कोर्ट ने मंजूरी दी पिटीशन को सुनने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स हुए। तो ये इंडियन जुडिशरी के लिए बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है, मोमेंट था। फैसले पे भले ही कोई अग्री ना करे, कांग्रेस पार्टी को उसी रात को लगा कि भाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे स्टे लगना चाहिए था, लेकिन कोर्ट का कहना था, जस्टिस सीकरी साहब बार बार इस बात को कह रहे थे कि भाई गवर्नर एक संवैधानिक फंक्शनरी हैं और उनके फैसले पे हम लोग मतलब कि मतलब जुडिशल, लेकिन वो कहने की इंजंक्शन, मतलब कि जब तक हम उनको नोटिस नहीं देते तब तक एक संवैधानिक फंक्शनरी को बार बार सीकरी साहब ये कहते हैं कि हाउ कैन वी इंजंक्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी आफ्टर ही टेक्स अ डिसीजन, आफ्टर हिज डिसीजन टेक्स इफेक्ट वी कैन देन आवर रोल कम्स इन। तो मतलब उनका ये कहना था कि भाई चलो स्वेरिंग इन होने देना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार, मतलब कि ये येडियुरप्पा एज ए सीएम पूरी तरह से सरकार चला पाएंगे। पहले तो फ्लोर टेस्ट होगा और आज के जो है फाइनल ऑर्डर को देखते हुए ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के मन में ये था कि हाँ अंकुश या इस पर एक तरह से रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शन कब और कैसे हो इसका भी अपना एक लॉजिक है। और आधी रात में जो कांग्रेस को राहत कोर्ट नहीं दे पाई, मुझे लगता है कि आज जिस तरह से उन्होंने एक फैसला सुनाया है कि भाई
डेट ऑफ कॉन्फिडेंस वोट को 15 डेज़ की जगह 3 डेज़ कर दिया, तो कल शाम को होगा। और दूसरी बात कि बीजेपी की जो मांगे थी उसको खारिज कर दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अब ये कह सकता है कि भाई हमने दस्तक दिया, हमको न्याय मिला, कोर्ट ने हमारी बात सुनी, और जो एक लॉजिकल और कॉमन सेंसिकल बात है, मतलब हर कोई मतलब कि आम आदमी को भी ये बात मुझे लगता है कि गलत लगा होगा कि भाई जिस पार्टी के पास एक मेजॉरिटी नहीं है उनको भले आप 15 दिन क्यों दे रहे हैं, 3 दिन दे देते। येडियुरप्पा ने खुद 1 हफ्ता मांगा, तो जहां उन्होंने 1 हफ्ता मांगा आपने 15 दिन क्यों दिए? और 1 हफ्ता भी लोगों को ज़्यादा लगा। अगर आपके पास नंबर है, चलिए 1 दिन आप 1-2 दिन लगा लीजिए विधायकों को बुलाने के लिए। 1 हफ्ते की क्या ज़रूरत है? अगर 1 हफ्ते का मतलब यही है कि आप वक्त दे रहे हैं कि आप नेगोशिएशन करें, नेगोशिएशन का मतलब कि आप सूटकेसेस का आदान प्रदान करें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आम जनता को भी लगा होगा कि ये गलत सिस्टम, ये जो गवर्नर ने फैसला लिया है। तो आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे लगता है कि एक लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, मॉरल, पॉलिटिकल फैसला, मतलब हर दृष्टि से मुझे ये सही लगता है। अच्छा, गवर्नर की भूमिका, वजूभाई वाला की पूरी भूमिका इस मामले में जो रही, क्या वो अपने मतलब जो भी पुराना पहचान रही है उससे अलग होकर ले पाए कुछ फैसला, या उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि वजूभाई वाला साहब का जो किरदार इसमें रहा है वो एज अ पॉलिटिशियन, एज अ आरएसएस मैन, एज अ बीजेपी मैन ज़्यादा हमको दिखाई देता है, और एज अ गवर्नर, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन कम लग रहा है। ये आम है कि हिंदुस्तान में जो राज्यपाल बनते हैं वो सियासी उनकी एक ज़िंदगी होती, उससे जो है निकल के वो गवर्नर राजभवन में विराजमान होते हैं। और भी कुछ लोग होते हैं, कोई अफसरशाही से निकलता है, कोई फौज से निकलता है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से निकलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक सिविल सोसाइटी में योगदान रहा है। लेकिन अपेक्षा जनता की हमेशा ये है कि भाई आप अपनी पिछली ज़िंदगी को छोड़ के, और आपकी जो अपनी बाधाएं, आपकी जो आपके जो कनेक्शंस वगैरह थी उस ज़िंदगी के हवाले से, अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपके पॉलिटिकल अटैचमेंट्स थे, लेकिन एक तरह से उन चीज़ों से डिवोर्स करके आपको राजभवन में आना ज़रूरी होता है। आप राजभवन में आ गए तो आपके पिछले जो कनेक्शंस हैं उनको आपको भूल जाना चाहिए। इनसे पहले मृदुला सिन्हा जी जो गोवा की राज्यपाल हैं, आपको याद होगा कि जब गोवा में ये विवाद चला, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुन के आई, बीजेपी जो है 7-8 सीट पीछे था, और सवाल ये था कि भाई सरकार को मतलब दावत किसको दिया जाए सरकार बनाने के लिए। मृदुला सिन्हा जी ने पब्लिकली कहा कि हाँ मैं सोच रही हूँ, मैं कंसल्ट करनी हूँ, मैं जेटली से भी पूछूंगी। अब जेटली जो है वो बीजेपी के लीडर हैं, वो मंत्री हैं, आप एक राज्यपाल हैं, आपको इंडिपेंडेंट फैसला लेना। तो उन्होंने जब कह दिया कि मैं जेटली से भी सलाह मशवरा करके फैसला सुनाऊंगी, तो ये साफ साबित करता है कि भाई कम से कम मृदुला सिन्हा जी जो एक बीजेपी से अपॉइंट होके गवर्नर बनी है, वो गवर्नर के ऑफिस की मर्यादा को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रही है। और मुझे लगता है कि वाला साहब भी, हालांकि उन्होंने ऐसा कोई बयान पब्लिकली नहीं दिया, लेकिन उनका फैसला जो है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि भाई एमएलएज जब चुन के आते हैं, आपने उस शख्स को इनविटेशन देना है, निमंत्रण देना है जो आपकी नज़रों में एक मेजॉरिटी स्थापित कर सकता है। जब आपके सामने कुमारस्वामी और कांग्रेस के नेता परसों सवेरे आए और एक लिस्ट बाकायदा उनके पास है, लिस्ट ना भी लाते, आप 10th शेड्यूल अब संविधान को अच्छी तरह समझने की एंटी डिफेक्शन लॉ है, एक पार्टी के पास 78 एमएलए हैं, एक पार्टी के पास 38 एमएलए हैं, दोनों मिला के 116 हो गए, हाउस की जो कैपेसिटी है वो 222 है। तो गणित सीधा साधा है, 116 जो है एक अक्सरियत बनता है। तो आपका जिम्मा था कि आप इनको बुला लेते, आपने नहीं बुलाया। 104 एमएलए वाले जो सज्जन हैं, जब वो आपके पास आए आपने उनको न्योता दे दिया। तो ये इलॉजिकल बात कि आप जानते हुए भी कि ये एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, 104 एक माइनॉरिटी है, और मतलब इसमें ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने आदेश हैं या सरकार या कमीशन या इन तमाम रिपोर्ट्स और कमीशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जिम्मा ये है कि आप इस एक व्यक्ति के हाथ संभाले जिनके पास अक्सरियत, जिसके पास एक मेजॉरिटी हो। और येडियुरप्पा साहब के पास मेजॉरिटी नहीं था, आज भी नहीं है, और कोई ऐसा लिस्ट वो आपके सामने पेश नहीं कर सकते जो एक लीगल लिस्ट हो और जिसमें 104 नाम हो। भले ही वो 122 नाम डाल दे, लेकिन जो 18 अतिरिक्त नाम वो डाल रहे हैं वो सब एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
तो इन तमाम चीज़ों पे मद्देनजर रखते हुए वजूभाई वाला साहब ने कैसे येडियुरप्पा को बुला दिया। मैं आज भी हैरान हूँ कि एक राज्यपाल होते हुए उन्होंने एक ऐसा एक सियासी एक बायस्ड फैसला अपने प्रीवियस पॉलिटिकल अटैचमेंट्स को देखते हुए उन्होंने ऐसा फैसला किया। और मुझे लगता है कि कल जब वोट में या तो येडियुरप्पा साहब हार जाएं या वो इन परिस्थितियों में जीते जहां जो जनता दल और कुछ कांग्रेस विधायकों को इस्तीफा देने पे वो मजबूर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि किसी भी सिचुएशन में वाला साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, और बेहतर ये होगा कि वो अपना इस्तीफा जो है दे दे और वो खुद चले जाए। अगर वो पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं तो बेशक चुनाव लड़े, पार्टी पॉलिटिक्स में आए, विधानसभा की गुजरात में बन जाए, लोकसभा में आए, राज्यसभा में आए, लेकिन राज्यपाल का जो राजभवन है वहाँ पे इनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी पार्टी वाली थ्योरी को ध्यान में रखते हुए गोवा में कांग्रेस के विधायक गए हैं राज्यपाल से मिलने, बिहार में राजद के लोग जा रहे हैं मिलने, इसको आप कैसे देखते हैं इस पूरे फिनोमेनन को? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी बदमाशी या इसको ये मजाक, मतलब एक पैरोडी जो अंग्रेजी में शब्द है, मतलब ये मुझे लगता है कि ये एक संजीदा सियासी कदम नहीं है। मतलब वो यही साबित करना चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी कहीं ना कहीं एक दोहरा डबल स्टैंडर्ड जो है वो अपना रहा है। गोवा में कुछ और, बिहार में कुछ और, मणिपुर में कुछ और फिर कर्नाटक में एकदम विपरीत। तो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मूव के चलते चलो ठीक है, आप एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी के स्टैंड्स पे, लेकिन ये कोई सीरियस ऐसा कदम नहीं, क्योंकि गोवा में एक सरकार है, बिहार में सरकार है। आज भी अगर वहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किया जाए तो नीतीश कुमार और पर्रिकर साहब या मतलब ये लोग वोट जीत लेंगे। और अगर आरजेडी या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी या पर्रिकर साहब अपना अक्सरियत खो चुके हैं, तो हटाने का एक ही तरीका है, वो ये कि वो असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करें। दोबारा राज्यपाल के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये मतलब संविधान में इसकी कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। आप हटाने की कोशिश करें, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और कल अगर नीतीश कुमार या पर्रिकर साबित कर लें तो फिर आपको वो मानना पड़ेगा। भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश, मतलब ये एक पॉलिटिकल सटायर है, ये एक व्यंग्य इसको समझ लीजिए। मतलब इसमें कोई ऐसा सीरियसनेस मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, अगर हम बात करें कर्नाटक के जनादेश का, हम थोड़ा पीछे लौटते हैं, तो वो जनादेश किसके फेवर में रहा? क्या बीजेपी के फेवर में रहा, कांग्रेस के फेवर में रहा, या जीडीएस के लिए रहा? देखिए, जनादेश हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में नापने का एक और सिर्फ एक तरीका होता है, वो ये कि आप कितने सीट जीतते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट, कि भाई विधायक वो चुन के आता है जो औरों से ज़्यादा आगे निकल जाता है, भले ही उसको 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिलते। अधिकांश जो है एमएलए और एमपी 28, 30, 32, 33% वोट जीत के अपना सीट जीत लेते हैं, ठीक है। उसको फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं। जहाँ तक विधायक का चुनने की बात हो और सरकार बनने की बात हो, तो इन तमाम विधायकों की गिनती होती है, और जो हाफ वे मार्क से एक ज़्यादा, जिस पार्टी या ग्रुप के पास हाफ वे मार्क से एक ज़्यादा जो है सीट्स हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के मुताबिक मैंडेट उन्हीं का है। बीजेपी यदि 112 सीट जीत लेता तो कोई डिबेट होता ही नहीं, मैंडेट उन्हीं का था, सरकार उनकी बनती। लेकिन ये लोग 104 पे सिमट गए। कांग्रेस जो है 78 पे सिमट गई, और जनता दल मुश्किल से जो है 38 तक पहुंच पाई। तो किसी भी सिंगल पार्टी का वहाँ पे मैंडेट नहीं है, ये हकीकत है और ये फैक्ट नंबर 1 है। अब सवाल उठता है कि भाई सरकार कौन बनाएगा। सबसे पहले विकल्प ये था कि बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, अगर वो कोशिश करता, या तो अगर वो पहले से ही जनता दल सेक्युलर से बात करती, जैसे एक तरह से स्पेकुलेशन ये भी, मतलब चर्चा में ये बात थी। हालांकि कैंपेन के चलते मोदी साहब ने कुछ तीखे लफ्ज देवेगौड़ा के खिलाफ इस्तेमाल किए, लेकिन उनकी प्रशंसा भी की उन्होंने। एक रैली में मोदी साहब ने तारीफ भी की। हम सब पत्रकारों को ये लगने लगा कि भाई अगर बीजेपी कुछ सीट्स कम में पड़ जाए तो वो जनता दल सेक्युलर के पास जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे जो है बीजेपी जाने से पहले कांग्रेस वहाँ पे पहुँच गई। अगर बीजेपी ने और चुस्ती दिखाई होती, अगर वो शायद इस भ्रम में न रहते कि अकेले हमारी अक्सरियत बनने वाली है, और रुझान आपको याद होगा कि शुरुआती रुझान जो है वो उनको 122 125 तक भी दिखा रहे थे, तो हो सकता है कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, उनको लगा कि भाई हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने जनता दल सेक्युलर से बात नहीं की, और उनसे पहले जो है कांग्रेस वहाँ पे पहुँच गई, और जनता दल सेक्युलर ने ये ऐलान कर दिया कि हम कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे। तो 78 और 38 कुल मिला के 116 हो जाते हैं। 116 जो है 112 से ज़्यादा है, तो मैंडेट अगर किसी का है तो जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस का बन चुका है। अगर बीजेपी समझौता, आज भी मैं कहता हूं, अगर बीजेपी कुमारस्वामी से समझौता कर ले तो मैंडेट बीजेपी और कुमारस्वामी का बन जाएगा। सवाल सिर्फ यही है कि भाई 112 सीट कौन राज्यपाल के सामने पेश कर सकता है, मैंडेट उसी का है। यह अलग बात है कि वोट शेयर अगर हम बात करें कि भाई कांग्रेस को कितने मतदाताओं ने पसंद किया, बीजेपी को कितने मतदाताओं ने पसंद किया, तो उसमें एक तरह से आश्चर्यजनक बात है कि कांग्रेस पार्टी को 38% जो है मत पड़े, बीजेपी को 36। तो पॉपुलर वोट की अगर हम मापदंड लें तो कांग्रेस 2% आगे है, लेकिन हिंदुस्तान के सिस्टम में वोट शेयर को नहीं देखा जाता, सीट नंबर्स को देखा जाता है। और वहाँ पे हकीकत यह है कि फर्स्ट पास द पोस्ट के रेस में बीजेपी दौड़ मुकम्मल नहीं कर पाई, वो फिनिशिंग लाइन से पहले ही जो है उनका ईंधन खत्म हो गया। तो क्या कीजिएगा? अच्छा, एक सवाल जो भाजपा समर्थक अक्सर कर रहे हैं कि जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है कर्नाटक में, वो कह रहे हैं कि चुनाव कांग्रेस और जेडीएस ने एक दूसरे के सामने लड़ा, अब चुनाव के बाद उन्होंने एक गठबंधन कर लिया, तो जनता के साथ उन्होंने एक तरह से धोखा किया। लोकतंत्र अगर लोकतंत्र की हत्या सत्ता के लिए हो रही है तो जनता के साथ भी तो एक धोखा किया गया। इस पे आपका क्या कहना है? बात तो दुरुस्त है, क्योंकि कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन यही हकीकत बीजेपी के सामने भी, अगर कल बीजेपी जनता दल सेक्युलर से अलायंस बना ले, या कल मान लो कि कानूनन अगर कोई कानूनी तरीका होता है जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस को तोड़ने का, तो आप उन विधायकों के साथ गठबंधन बनाएंगे जिनके खिलाफ आपके नुमाइंदों ने इलेक्शन लड़ा, तो धोखा वो भी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा लकीर का फ़कीर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोalition का दौर है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे मिसाल आपको मिलेंगे जहाँ पे पार्टीज़ एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़के फिर भी वो कोalition बनने पे मजबूर होते हैं। कश्मीर में देखिए, पीडीपी और बीजेपी ने जम के एक दूसरे की मुखालफत की, यहाँ तक कि बीजेपी वाले पीडीपी वालों को एंटी नेशनल करार करते थे। बहुत सारे बिहार में देखिए कि बीजेपी और नीतीश, बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन था जहाँ पे जिसका एक अहम हिस्सा नीतीश कुमार थे, लेकिन अब जो है नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिल के सरकार बना रहे हैं। तो अगर कुमारस्वामी की सरकार जो है जनता के साथ धोखाधड़ी का मिसाल हम कहें, तो नीतीश कुमार और बीजेपी की जो अलायंस है वो भी मुझे लगता है कि ऐसा तर्क के लिए ठीक है, बहस के लिए ठीक है, लेकिन आखिरकार पार्टीज़ की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार से चलाएं। और हिंदुस्तान से हट के आप जर्मनी का मिसाल देख लीजिए। जर्मनी में वहाँ की जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल, उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो मेजॉरिटी नहीं बना पाई। अब जो है वहाँ पे कोalition, ग्रैंड कोalition जिसे कहते हैं, जहाँ पे एंजेला मर्केल की जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है वो सोशल डेमोक्रेट्स जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा गया, दोनों हाथ मिला के एक कोalition सरकार चला रहे हैं। तो ये आम तौर पे मतलब कि किसी भी जहाँ पे एक पार्टी की अक्सरियत नहीं है और कोई रास्ता है ही नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, बीएस येदियुरप्पा के बारे में है कि वो उनकी बीजेपी अभी कहीं भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित कर रही थी, ज़्यादातर वो बचते हैं ऐसे। कर्नाटक में उन्होंने बीएस येदियुरप्पा के लिए घोषित किया, वो मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने मतलब एक मजबूती दिखाई कि वो कह रहे थे कि 17 तारीख को शपथ लेंगे, और उन्होंने शपथ लिया। तो इनके बारे में आप देखिए, बीजेपी की एक मजबूरी थी ये कि येदियुरप्पा का नाम, ये एक कीमत थी जिसको अदा किया येदियुरप्पा साहब ने, क्योंकि आपको याद होगा 2013 के चुनाव में बीजेपी में त्रिकोणीय फूट
हुआ, येडियुरप्पा साहब निकल गए, श्री रामुलु जो रेड्डी बंधु हैं उनके नुमाइंदे अलग निकले, तो बीजेपी जहाँ पे आमतौर पे बीजेपी को 30-31% वोट मिलता था वो घट के 20 से भी कम हो गई, क्योंकि येडियुरप्पा साहब की जो अपनी पार्टी थी केपीजीपी, उन्होंने 10% वोट ले लिया, रेड्डी ब्रदर्स ने 3% वोट ले लिया। तो बीजेपी को अच्छी तरह समझ था इस चुनाव में कि अगर येडियुरप्पा को अलग हम रखें, उसको सीएम पोस्ट न दें, तो वो हो सकता है कि गुस्से में जाके अपनी पार्टी दोबारा खड़ा कर ले या अलग से जो है चुनाव में हिस्सा ले और बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा। तो ये एक प्राइस बीजेपी को देना पड़ा। वैसे मतलब कि बीजेपी में बहुत सारे फैक्शंस हैं, बहुत सारे दावेदार हैं। अनंत हेगड़े जो हिंदुत्व के बहुत एक कट्टर एक्सट्रीमिस्ट माने जाते हैं, फिर आपके ये अनंत कुमार जी हैं, और भी लोग हैं, सब जो हैं उनको लग रहा था कि हम सीएम बन सकते हैं। लेकिन येडियुरप्पा क्योंकि वो लिंगायत कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर हैं, 10% वोट शेयर उन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी से खींच लिया, तो बीजेपी को लगता है कि इस बार कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने येडियुरप्पा के कैंडिडेट, हालांकि ये थोड़ा सा बीजेपी आमतौर पे सिवाय असम को छोड़ के कभी भी चुनाव के टाइम में या चुनाव से पहले अपना सीएम कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं करता। तो इस चुनाव में किया तो मजबूरन उनको करना पड़ा, क्योंकि येडियुरप्पा नहीं तो अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। लिंगायत समुदाय से आते हैं, वहाँ पे बहुत प्रभावशाली है, इसलिए इसका कारण हो सकता है। बिल्कुल, मतलब कि वहाँ पे हालांकि बैकग्राउंड भी जो है बीजेपी ने ये देखा कि सिद्धारामैया पूरी कोशिश कर रहे थे लिंगायत को बीजेपी के खेमे से हटाने का, वहाँ पे जो माइनॉरिटी स्टेटस उन्होंने घोषित किया, तो लिंगायत वोट को वैसे ही तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी लगी हुई थी। ऐसे परिस्थिति में अगर आपका सबसे जो बड़ा लिंगायत नेता है उसको आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन एज सीएम घोषित नहीं करते, तो वो भी एक नुकसानदायक चीज़ हो सकती थी बीजेपी को। तो ये तमाम वजह हैं जहां बीजेपी को एक तरह से मजबूरन उनका नाम लेना पड़ा। लेकिन ये वैसे इस पे चर्चा हो सकती है कि अगर उनके जगह कोई और होता या किसी नाम को घोषित नहीं किया जाता तो क्या बीजेपी इससे बेहतर कर पाती? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इतना जो है बीजेपी ले लिए, मतलब कि 36% वोट ले ली और 104 सीट्स जीत लिए। अगर येडियुरप्पा साहब नहीं होते तो हो सकता है कि उससे कम बीजेपी को मिलते। अच्छा, येडियुरप्पा के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये जो लिंगायत वर्सेज वोक्कालिगा का मतलब मामला चल रहा है, क्योंकि कुमारस्वामी बनने वाले हैं, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर हो सकता है वहाँ पे। देखिए, मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जो एक बीजेपी के लीडर हैं उनका बयान हमने सुना कि क्योंकि वहाँ पे किसी टेलीविजन एंकर ने सवाल पूछा कि भाई आपके पास 104 ही हैं, तो आप जनता दल या किसी और पार्टी से कैसे आप लोगों को निकालेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन पार्टीज में से लिंगायत जो विधायक हैं वो निकलने वाले हैं, क्योंकि वो किसी भी हालत में वोक्कालिगा चीफ मिनिस्टर के नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मुझे लगता है कि ये एक इशारा करता है कि जो जातिवाद जिसके खिलाफ बीजेपी हमेशा कहता है कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं, जातिवाद के कार्ड को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। स्वामी साहब खुद कर रहे हैं और लोग इनकी पार्टी से करेंगे। तो यूँ समझ लीजिए कि ये एक कार्ड है उनके साथ, इसको खेला जाएगा। अगर मान लीजिए कि येडियुरप्पा साहब की सरकार हार जाती है, जो मुझे लगता है कि ऐसे ही होने वाला है असेंबली के फ्लोर में, और अगर येडियुरप्पा साहब जीत भी जाते तो एक ऐसे स्थिति में जीतेंगे जहाँ पे वो स्टेबल सरकार नहीं बन पाएगी। तो कास्टिज्म का कार्ड बीजेपी खेलेगा। ये बात बिल्कुल सही कि कांग्रेस ने भी उस कार्ड को खेला है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से लिंगायत के इशू को उठाया, तो मतलब कांग्रेस को लगा कि बीजेपी शुरू से ही एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेल रहा है। मतलब कि कैंपेन होने से पहले ही बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को इंपोर्ट किया स्टेट में, उनको बुलाया गया। मतलब कि बीजेपी के पास 10-12 ऐसे मुख्यमंत्री हैं, कईयों ने वाकई में विकास का काम किया है। अगर आप विकास को एक चुनाव चिन्ह बनाना चाहते थे तो आप शिवराज चौहान को हो सकता कि बुला लेते, या रमन सिंह को बुला लेते, या असम से सर्बानंद सोनोवाल को बुला लेते। लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कैंपेनिंग के लिए बुलाया, क्योंकि वो इलेक्ट्रेट में, आम जनता में धर्म के आधार पे फूट डालना चाहते थे। वो ये कहना चाहते थे कि भाई हिंदू पार्टी हम लोग हैं, बाकी लोग गैर हिंदू पार्टी हैं। तो कांग्रेस को लगा कि भाई अगर बीजेपी एक ताश खेल रहा है तो हम भी जो है एक आइडेंटिटी कार्ड खेल लेते, लिंगायत को चलो इस वाले कार्ड को इस्तेमाल कर लेते। तो भले ही उनका एक रक्षात्मक रवैया रहा, लेकिन
वंशवाद या कास्टिज्म या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दोनों ने खेला है, और मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों से भारतीय डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, द वायर से जुड़ने के लिए आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।